वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 OCMBA उसका चैप्टर 1 नेचर पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज कंज्यूमर अवेयरनेस, स्टेट्स रेस्ट्रिक्शन एंड कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन। मतलब कि कोई भी कंपनी है उसको आगे बढ़ने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि सोसाइटी में जो ग्रुप होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या रहता है, कंज्यूमर की अवेयरनेस कहाँ तक की है, उसकी पहुँच कहाँ तक की है, स्टेट में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कंज्यूमर का एजुकेशन कितना है और कंज्यूमर का एसोसिएशन किस तरह से बना हुआ है। क्योंकि डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ सोसाइटी सच एज ओनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट आर एसोसिएट विद द बिजनेस यूनिट एंड दिस डिफरेंट ग्रुप हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट विद द बिजनेस। ये सभी ग्रुप जो अपनी कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अपने बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं, उन सभी का नेचर जानना ज़रूरी है। क्योंकि तभी कंपनी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। विदाउट जो है हम उसका नेचर नहीं जानेंगे तो हमारे मतलब कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव को अंदर देखें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की ये भी है कि ये जाने और उसके बाद ही अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सम बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश फॉर द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि थोड़े बिजनेस यूनिट इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो नई नई मार्केट में जॉब है वो क्रिएट करे। खादी और कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसी तरह से लेबर जो है उनके लिए जॉब हमेशा क्रिएट करता है और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड में उसका तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। ये ज़रूरी है कि हमेशा जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है वो अच्छी क्वालिटी का हो और सर्विस जो कंपनी की ओर से आ रही है वो इजीली अवेलेबल हो पीपल तक, सोसाइटी तक। ये जैसे वो अवेलेबल होगी वो कंपनी जो है वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर देगी। तो यहाँ पे ये बनेगा कि जैसे कि यूनिट मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज्ड टू इन कुकिंग, कोल्ड ड्रिंक, फूड प्रोडक्ट हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी। मतलब कि साथ साथ में उसको हाई क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जहाँ पे कोई कुकिंग की क्वालिटी हो या कोई कोल्ड ड्रिंक हो या कोई फूड प्रोडक्ट हो, अगर वो अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो सीधी बात है कस्टमर जो है वो हट जाएंगे और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ते हैं। उसमें फोर्थ पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ द गुड्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट etc आर अनफेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। मतलब कि ये सभी चीज़ें जो है ब्लैक मार्केटिंग करना है, कोई कहीं पे हमने जो खुराक का संग्रह कर लिया या फिर एडवर्टाइजिंग में हम कुछ गलत बता रहे हैं, बिजनेस में जो है अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मिलावट कर रहे हैं, ये सभी नहीं होना चाहिए और ना ही उसको होने देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। उसमें अदर ऑब्जेक्टिव, तो उसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए गए। टू एस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी, टू कंडक्ट द रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि हमेशा प्रोडक्शन जहाँ पे चल रहा होगा वहाँ पे रिसर्च करते रहना चाहिए जिससे नए नए आइडिया, नए नए कस्टमर की जो एम है वो फुलफिल हो जाए। टू बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड टू कॉपरेट विथ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द सेम। मतलब कि हमें हमेशा जो है नेशन और गवर्नमेंट जो है उसके साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बिजनेस रिस्क। तो मैं आपको बता ही दूँ कि मोस्ट ऑफ जो है 90% बिजनेस यूनिट है उसमें हमेशा बिजनेस जो है वो लॉस से शुरू करना पड़ता है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट करके हमें ऐसा मान लेना है कि पहले लॉस होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और मोस्टली जो है वो पहले लॉस होने के बाद कंपनी है वो आगे बढ़ती है। अनसर्टेन इवेंट ऑफ द फ्यूचर अफेक्ट द प्रॉफिट, दस इट कैन बी सेड दैट प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड अगेंस्ट द बिजनेस रिस्क। मतलब कि जब प्रॉफिट मिलना शुरू होगा ना तब वो है कि वो एक रिवॉर्ड मिलता है, जिससे बिजनेस में जो हमने रिस्क लिया होगा हम ऐसा सोचे कि चलो इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो अब इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मतलब हमें क्या रिफंड क्या मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वही अपना रिवॉर्ड है। मतलब कि कंपनी अपना प्रॉफिट कमा के अपने जो कस्टमर या तो अपने लेबर या जो भी मजदूर होगा उनको अपना गुजारा करने के लिए जो तनख्वाह होती है वो देगी। उस तरह से साइकिल चलती रहेगी। और यहाँ पे 2 टाइप के रिस्क होते हैं, नेचुरल रिस्क होता है और दूसरा मैन मेड रिस्क होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेचुरल रिस्क। तो नेचुरल रिस्क जो है वो जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ये सभी जो है बिजनेस के ग्रोथ को रोकता है और कभी कभी डैमेज भी ज़्यादा होता है, उसमें डिस्ट्रॉय भी होता है एसेट्स का, मतलब कि प्रॉपर्टी का। इस तरह से बिजनेस जो है उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है ऐसे नेचुरल रिस्क के सामने। मतलब नेचुरल रिस्क जो है उसको कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है क्योंकि ये कुदरती आफत है। उसको कुदरती जो ये आफत रहती है उसको रोकना कंपनी के लिए मुश्किल है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है मैन मेड रिस्क। तो मैन मेड रिस्क जो है वो भी बिज़नेस में देखने को मिलता है, उसी की वजह से बिज़नेस में लॉस को सहन करना पड़ता है, सफ़र भी होता है। और ये रिस्क जो है जैसे कि स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज़, लोग जो है वो अपने हड़ताल पे निकल जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं, मतलब कि काम पे नहीं आते। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कभी कभी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो बिज़नेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। यहाँ पे टोटल 7 रिस्क बुक में दिए थे मुझे बताया, लेकिन हम यहाँ पे 6 की डिस्कशन करेंगे, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो पहला हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। कभी भी प्रोडक्शन मेथड में जब टेक्नोलॉजी का चेंज आता है तो नई नई टेक्नोलॉजी की जो मेथड होती है उसको एडेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर है वो नई टेक्नोलॉजी से एडेप्ट, मतलब कि ऑलरेडी जो है मैच्योर हो चुका है। कंपनी को भी उस नई टेक्नोलॉजी के साथ मैच्योर होना पड़ेगा और हाई क्वालिटी गुड्स जो है सप्लाई करना पड़ेगा और उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। ये जो नई नई इन्वेंशन होते हैं टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी लॉस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है उसमें पॉइंट है थ्रेट टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जो कस्टमर है यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया हुआ है कि कस्टमर में टर्म टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। कस्टमर को भी थोड़ी मेथड बदलनी पड़ती है यहाँ पे, जैसे कि बॉल पेन इन प्लेस ऑफ फाउंटेन पेन। तो इस तरह से नई नई जो फाउंटेन पेन आ गई मार्केट में, तो पहले जो बॉल पेन जिस मेथड से लोग लिख रहे होंगे, जितनी स्पीड होगी वो थोड़ी बदलेगी। थोड़ा उसमें जो लोगों का सेंसिटिविटी जो रहती है कि कौन सी पेन अच्छी रहेगी, ऐसी सेंसिटिविटी या तो कॉस्ट क्या रहेगा, ये सेंसिटिविटी भी मार्केट में देखने को मिलती है। तो इसमें रिस्क है ये पेन लोग लेंगे या नहीं लेंगे, वो नेचर ऑफ पीपल पे कंसीडर होगा। तीसरा है यहाँ पे कंपटीशन। कोई भी मार्केट होगा वहाँ पे हमेशा मार्केट में कंपटीशन होगी और वहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसके बिजनेस के प्रॉफिट को। मतलब कि जिस तरह से प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस होगी वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा और उसी की वजह से बिजनेस में लॉस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में मेंटेन करनी है अपनी पोजीशन, तो हमें वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को निकाल के अपना प्रॉफिट कमाना वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कंपटीशन जो है ये मार्केट में मेन एक एम पॉइंट है कि उसको कौन फाइट कर सकता है, कौन उसके सामने टिका रह सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट उसमें आ रहा है लेजिस्लेशन, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग लॉ बनाया हुआ है, जैसे कस्टमर, वर्कर, इंडस्ट्री जो है सभी जो है बिजनेस अपना रिस्क पे चालू करते हैं, तो उसी में चक्कर में वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचा दे। और मिनिमम वेजेस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट भी कंपनी के लिए सरकार ने बनाए हुए हैं। फिर दूसरा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। कभी कभी डिमांड जो है प्रोडक्ट की बढ़ जाती है मार्केट में, तो बिज़नेस को क्या है कि रिस्क पे चलाना है। तो कभी कभी कस्टमर की जो इनकम, टेस्ट और प्रोडक्ट प्राइस, इन्फ्लेशन जो है ये सब कुछ बदलता रहता है। साथ साथ में जो डिमांड की अनसर्टेनिटी है वो सब कुछ प्रॉफिट पे असर करता है। जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में 7 दिन के लिए अगर हमने बंद कर दिया सब कुछ, तो 7 दिन के लिए करोड़ों का जो स्टॉक है वो मार्केट में सब्जी का वो पूरा फेंक देना पड़ा। तो ये अनसर्टेनिटी डिमांड जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। उसी तरह से 6 पॉइंट है फिजिकल रिस्क। यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने जो कंपनी में सब कुछ चीज़ें लेके आए हैं वो सब कुछ अच्छी रहेगी। बिजनेस में हमेशा फिजिकल रिस्क भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन फंक्शनिंग और मशीनरीज एंड इक्विपमेंट डैमेज इन ट्रांजिट ऑफ गुड क्रिएट फिजिकल रिस्क। जैसे कि कोई चाइना से कैमरा मंगवाता है, लेकिन घर तक आते आते कोई टकरा गया और उसमें डैमेज हो गया, तो वो चलेगा नहीं। मतलब ये स्मॉल एग्जांपल है, हमें इस चीज़ को समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है। तो हमें याद रखना है कि फिजिकल रिस्क भी मार्केट में रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रोफेशन। उसका मीनिंग दिया हुआ है पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज स्किल रहती है और एक नॉलेज रहता है, ट्रेनिंग रहती है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन के थ्रू वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ में रिटर्न में वो अपनी फीस जो है वो लेता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन। यहाँ पे उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। पहली है प्रोफेशनल हैज़ ऑब्टेन द स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको ये स्किल या प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के द्वारा लेना पड़ेगा। ही चार्ज फीस फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस, however the standard of the fees vary as per the his skill, knowledge and experience। यहाँ पे जो हमेशा कोई भी सर्विस देने वाला पर्सन अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज करेगा और वो अपनी स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो रहता है प्रोफेशनल का वो ये रहता है कि वो सर्विस जो है वो रेंडर के फॉर्म में देगा। और दूसरा है कि इट इज़ अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ अर्निंग। ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी रहती है, उसमें सबकी खुद की स्वतंत्रता मिलती है लोगों को कि वो अपने खुले मन से अपने जो जिस तरह से उसकी सोच है, जिस तरह का उसका कंसेप्ट है, उस तरह से वो अर्निंग करने का कंसेप्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट्स। उसकी पहले डेफिनेशन दी हुई है। एम्प्लॉयमेंट्स मतलब जॉब और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है उसके रिवॉर्ड में उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, जो भी उसको वर्क असाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे टीचर जो है स्कूल में टीचिंग करता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है, ये सभी एम्प्लॉयमेंट्स है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट हम लर्न करेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट उसमें यह है कि हमें फिक्स सैलरी मिलेगी, वो भी इंटरवल के हिसाब से मिलती रहेगी, और साथ में जो भी हम फिजिकल मेंटल वर्क करेंगे उनका ये रिवॉर्ड होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि दूसरे बेनिफिट्स भी हमें मिलने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, पेंशन, ये भी जब रिटायरमेंट होगी तब मिलेगा। साथ साथ में हमें जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं, असाइन जो किया होगा वर्क, उसके हिसाब से हमें जो कंट्रोल भी हमें उसके कंट्रोल में हमें काम करना पड़ेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क रहेगा। कहीं कहीं पे क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला है वो भी पहले से प्री डिटरमाइन होता है। और एक एम्प्लॉयमेंट जो है एक डिपेंडेंट एक्टिविटी, मतलब कि आप इसमें से भाग नहीं सकते हो, आपको जो भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।